हेलो निखिल। कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? जी एकदम बढ़िया। तो हम अपने बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि किस रिगार्डिंग आज हम अपना सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल हमारे बैंकिंग स्टूडेंट के लिए इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट। और इसके दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, आरबीआई का गठन उस दिन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट 1 अप्रैल, वो भी बहुत एक बड़ा सिग्निफिकेंट, मतलब आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है। और दूसरा सिग्निफिकेंस जो पिछले कई सालों से 8 या 9 सालों से लगातार 1 तारीख को आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ तीनों के रिजल्ट उसी दिन अनाउंस होते हैं। और ये रिचुअल कई सालों से फॉलो होते आ रहा है, पिछले 8 से 10 सालों से। तो इस साल यानी 1 अप्रैल 2023 को आईबीपीएस 2022 के जो रिक्रूटमेंट थे उनका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ। और हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट निखिल निखिल दावरे, एंड जिसको हम अपने सोशल मीडिया टेलीग्राम अकाउंट में रॉकी के नाम से भी काफी सारे हमारे ग्रुप्स में आप ऐड हैं। और बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प भी करते रहे हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल टू क्रैकिंग आईबीपीएस पीओ एज अ इन अ कैनरा बैंक। तो बहुत ही शानदार सर अचीवमेंट। थैंक यू। तो थैंक यू निखिल, सर। शुरू करते हैं। थोड़ा एक ब्रीफ रखेंगे जितना हो सके, और इतना यूजफुल रखेंगे बच्चों को बहुत कुछ चीजें इस सेशन से जानने और सीखने को मिले। तो निखिल, हम शुरू से एकदम स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा इंसाइट दीजिए कि क्या रहा है और कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि बैंकिंग में यू हैव टू फॉर्म योर करियर। या सर 2015 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था मैंने। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। ओके। देन उसके बाद बट पहले से ऐसा दिमाग में था कि मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें। तो उसके बाद मैंने सीडीएस दिया, एफकैट दिया, एंड देन क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यूज भी दिए। ओके। ऑलमोस्ट 8 9 इंटरव्यूज देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कुछ और कंडीशंस भी थी, मेडिकल कंडीशंस भी थी, तो नहीं हो पाएगा। तो फिर डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि नहीं। तो फिर मैं इधर उधर से ढूंढा बहुत। लोगों ने बताया कि एसएससी कर लो या कुछ और कर लो, बैंकिंग कर लो। तो मुझे वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। एंड उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा, कभी कभी एज भी निकल रही है और घर वालों को भी क्या बोलेंगे, और घर से पैसे मांगने में भी शर्म आती थी। तो फिर मैंने पार्ट पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी कि यार कुछ करते हैं। और वो फैमिली का सपोर्ट बहुत था सर। घर वाले बोल रहे थे कि यार कुछ करो, हम देख लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे, तुम करते रहो, तुम लगे रहो, रुको मत। तो उनका सपोर्ट था, इसलिए मैं कर पाया। और फिर उसके बाद 2021 में प्रॉपरली मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मतलब कोरोना के बाद में प्रॉपरली बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले कुछ साल तो फेलियर थे। एंड मतलब ऐसा मुझे लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि फेलियर के बिना इंसान सीख ही नहीं पाता कि वो आगे क्या कर सकता है। तो मेरे लिए फेलियर्स थे ऐसे, मतलब कुछ एग्जाम्स क्रैक नहीं हो पा रहे थे। तो मैं ओके। सोच रहा था कि ये कैसे करूँ कैसे करूँ। एंड फिर मैंने और ऑनलाइन सर्च किया कि क्या कर सकते हैं और अच्छे से। तो मुझे बहुत पता चला कि मॉक्स दो, मॉक्स देने से या फिर कोई एक कोचिंग देख लो, या फिर मॉक्स दो। मॉक्स देने से आपको अपने जो ड्रॉबैक्स है, जो शॉर्टकमिंग्स है, वो पता चल जाएंगे। और फिर मैंने मॉक्स देना चालू स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत नॉलेज तो पहले से था मुझे कि क्या कौन से क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक्स होता है, क्या टॉपिक्स होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले दिए हुए थे एग्जाम्स। मतलब सीमेट का भी दिया हुआ था मैंने, एनटीए से एग्जाम्स। तो उसमें भी रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम था, रीजनिंग मैथ सेम था। तो मुझे वो आइडिया, फेयर आइडिया था एक नॉलेज की कैसे करते हैं। बट वो जो स्पार्क होता है ना, वो मिसिंग था उसमें। तो ओके। वो मॉक में पता चल गया कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ। क्योंकि एनालिसिस जब मैं करता था एक मॉक देने के बाद, इवन दो प्रीलिम्स का ही क्यों ना हो, मैं उसको आधा घंटा मिनिमम देता था प्रीलिम्स को, मतलब मॉक एनालाइज करने के लिए। तो उसमें पता चलने लग गया कि ये टॉपिक है। जैसे अगर इंग्लिश में देखो तो फिर क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड्स स्वैपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्वांट्स में, अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक की इसमें, या फिर रीजनिंग में इस टाइप के पजल्स नहीं बन रहे हैं। तो वो समझ में आने लग गया। तो फिर मैं उसके ऊपर और प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। मतलब जैसे एक मॉक दे दिया, फिर समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक जा रहा है, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करो, फिर से एक मॉक दो। तो वैसे करते करते फिर वो स्पीड बनने चालू हो गई। एंड साथ में फिर मैं उसमें ये भी करते गया अपना प्रिपेयर, जो स्पीड मैथ्स होती है उसकी प्रिपरेशन रोज करते गया। एंड डेली में स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्यूब्स ये सब लर्न करते रहता था, फ्रैक्शंस वो सब लर्न करते रहता था, वो कभी छोड़ा नहीं। मतलब जिस दिन एग्जाम था उसके पहले दिन भी वही लर्न करता था मैं, और कुछ नहीं पढ़ता था, बस वो लर्न करता था। तो वो सब किया। एंड साथ में मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीद के रखा था। उसके ऊपर कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करता था, हरदम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करता था। तो ओके। उससे उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। एंड फिर
अभी इसी साल मैंने बहुत सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट क्रैक किए। आरआरबीपीओ में इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण नहीं हो पाया, 2 मार्क्स कम मिल गए थे। बट फिर मैंने वो भी देखा कि क्या था उसमें, कमजोरी क्या थी मेरी, मैंने कहाँ कहाँ गलती कर दी, मतलब आंसर्स देने में वो इम्प्रोवाइज किया और आरबीपीएस पीओ में दिया। तो मेरे मार्क्स अराउंड 85 to 90 के आसपास ही है इंटरव्यू में। ग्रेट, बहुत ही तो बढ़िया। उसके कारण फिर फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मिल गया सर। ओके, अरे वाह, नहीं कैनरा बैंक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस भी था। ग्रेट। ओके, तो निखिल, जैसे आपने अपनी एक जनरल जो एक जर्नी थी वो आपने पूरी तरह से और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी की और समझाई भी हमें, ठीक है ना। अब मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को ये जरा बताएं कि आपने अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को कैसे फॉलो किया। एक एक सब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मेरा ही सब्जेक्ट है मैथ्स, तो क्वांट को आपने कैसे स्ट्रांग बनाया, क्या था आपका स्टेटस, वीक था, एवरेज था, किस तरह से था। सर इंजीनियर था मैं पहले से, तो क्वांट्स उतना वीक तो नहीं था मेरा। बट फिर भी मैंने सबसे पहले जो बेसिक बुक्स होती है, जैसे हम अगर बुक्स का नाम ले तो आर एस अग्रवाल हो गए, जो बेसिक हम्म बेसिक होती है मैथ्स के लिए, तो वो पढ़ना पहले स्टार्ट किया। वो मैंने पूरी कंप्लीट की, एक बार नहीं, दूसरी बार भी, 2 बार कंप्लीट की वो पूरी। फिर उसके बाद एस के वर्मा के क्वेश्चन स्टार्ट करने चालू कर दिए, लेवल 1 लेवल 2 के। फिर उसके बाद कुछ लेक्चर्स थे, जैसे आपके लेक्चर्स थे, और भी वाईटी पे जैसे आपके लेक्चर्स है, तो वो भी करना चालू कर दिया बेसिक से देखने के लिए। जैसे मैं, और मुझे पहले ये था कि बेसिक क्लियर कर लूँ पूरा अच्छे से, चाहे फिर कुछ भी ना रुके। फिर बेसिक करने के बाद फिर उसको मैंने मॉक में ट्रांसफर किया, मॉक्स में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। फिर यूट्यूब और ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, तो उसके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसको टाइमर, पहले तो ऐसे ही करता था, फिर उसके बाद टाइमर्स लगा के स्टार्ट कर दिया कि इस टाइम में इतना ये क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए। तो फिर वो हम्म। टाइमर्स के साथ साथ करते गया, कुछ कुछ छोटे छोटे टारगेट्स देते गया, तो फिर वो हो गए क्वेश्चन। और अगर ग्रेट। बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश तो मैं पहले से, मतलब बचपन से इंग्लिश बैकग्राउंड से ही था, तो मुझे इंग्लिश को कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट फिर भी इंग्लिश में कब ऐसा होता था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग जाता था पहले पहले। जब मैं मॉक्स हम्म में, जब पहले बार मॉक्स दिया था, तो मुझे पता चला कि रीडिंग पढ़ने में मुझे टाइम लग रहा है। तो फिर वो मैंने हम्म। रोज रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दी, करेक्ट। एडिटोरियल्स रोज पढ़ते गया। फिर घर में न्यूज़पेपर लगवा लिया था मैंने, इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन वो रोज पढ़ते गया। एंड वो करने के बाद इंग्लिश फिर अपने आप इंप्रूव होती गई। जितने आप ज्यादा रीडिंग करते हो इंग्लिश में, सर वही की है इस इंग्लिश में, कि आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज्यादा वो इंग्लिश इंप्रोवाइज होगी, और वोकैब भी उसी से बन जाती है मेरी। करेक्ट। और अगर, हाँ, और अगर अब रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में सर मैंने किसी भी एक ऐसे एजुकेटर को या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया। हर एक चीज के लिए किसी किसी से थोड़ा सा लिया, किसी और एजुकेटर से थोड़ा सा लिया। तो हर, मतलब पजल्स का अगर कोई ट्रिक थे तो किसी और टीचर से लिया, किसी सिलॉक्स का ट्रिक है तो किसी और टीचर से लिया, और वो सारा मिक्स करके अपना बना के रखा, और उसको प्रैक्टिस करते गया जितना हो सके उतना। बहुत बढ़िया। और जीए के लिए। जीए के लिए तो मैं एक ही चैनल फॉलो करता था, और उनसे सुबह पढ़ता था और शाम को उसका रिवाइज बता करता दीजिए, था। बता दीजिए, बोल दीजिए। अभिजीत सर है अभिजीत जिनसे मैं मिश्रा सर। पहले से, हाँ, जी। अभिजीत मिश्रा सर है, वन एंड ओनली उनसे हिम। पहले से पढ़ता। हाँ हाँ, जी। वो ये वन एंड ओनली उनसे ही पढ़ता था पहले से, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा हूँ अभी भी। और मैं रिटर्न करके रखता था, जितने वो पढ़ाते थे तो वो सारे पॉइंट्स लिख के रखता था अपने पास। मैं डेली के हम्म। नोट्स बनाता था। उनके क्लास चल रही होती थी और मैं नोट्स बना रहा होता था अपने। ग्रेट। और फिर वो इवनिंग में रिवीजन करता था, सारे काम कंप्लीट होने के बाद इवनिंग में फिर रिवाइज करता, फिर सोता था। जी, बहुत बढ़िया। उनके साथ तो मैंने भी पढ़ा है, तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हिम। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, बैलेंस पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, और चारों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना, दैट इज द की पॉइंट, जो मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बच्चों को कहता हूँ, चाहे हम ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं चाहे ऑनलाइन। एक सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन। यानी चारों सेक्शंस को आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा एग्जाम और एक रेप्यूटेड मार्क्स और गुड मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हैं। जी निखिल, बहुत ही शानदार। अब आते हैं हम अगली चीज पे, जो तैयारी का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज के लिए आपने क्या अलग किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू का बड़ा पैनिक होता है कि यार इंटरव्यू है। कई बच्चे तो लिटरली पीओ का फॉर्म इसलिए नहीं भरते हैं, क्लरिकल पे फोकस करते हैं, क्योंकि वहां इंटरव्यू नहीं है। तो आपका क्या रहा, प्रिपरेशन कैसे की आपने, क्या क्या चीजों पे काम किया, और आपका स्कोर भी कितना आया, थोड़ा वो भी बताइएगा। हम्म। सर इंटरव्यू तो मेरा सबसे पहले आरआरबी पीओ का था। अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में पहला इंटरव्यू वही था। उसके पहले मैंने और भी इसमें इंटरव्यू दिए थे, जैसे एसएसबी का इंटरव्यू दिया, और वो कहा जाता है कि टफेस्ट इंटरव्यू इंडिया में, सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है, तो वो मैंने दिया था। तो उतना तो था कि मैं आगे वाले के साथ में बैठ कर बात कर सकता था। बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे बात करते, कि वहाँ पे 1.5 घंटे के इंटरव्यू चलते थे और यहाँ पे 10 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। तो पता ही नहीं था। तो जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया, बहुत सारी गलतियां की मैंने वहाँ पे, मतलब जैसे कहा जाता है मुझे,
मैंने बाकी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यार ट्रिम नहीं किया आपने, शेव नहीं की तो भी चल जाता है, ट्रिम करके चले आओ। पर जब मैंने वहां पे जाके देखा तो ऐसा लगा कि सारे ट्रिम करके बैठे हो, सारे शेव करके बैठे हो और मैं ही ट्रिम करके बैठा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। सारे पैनलिस्ट अगर शेव करके बैठे और मैं ट्रिम करके बैठा हुआ तो अच्छी बात नहीं है ना सर। तो हम्म। वो था, वो एक मुझे ऐसा लगा पर्सनली, मेरा ऐसा व्यू है कि मेरा जो अपीयरेंस था वो थोड़ा आउटडेटेड था, मतलब वो उतना इमेच्योर फीलिंग नहीं अपीयरेंस लगा मुझे। हाँ, अपीलिंग नहीं था। मैंने उसके ऊपर भी फिर इम्प्रोवाइजेशन किया, एंड देन उसके बाद बैंकिंग के टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो सारे पढ़ के गया था। और जो रिसेंट न्यूज आती थी बैंकिंग के रिलेटेड, जो रिसेंट न्यूज आती थी, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन हो गया जो करंटली बहुत चल रहा था उस टाइम पे वो। देन उसके बाद उसी जैसे आईबीपीएस पीओ के पहले ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ गया था, तो मैंने बजट के सेशंस कभी फॉलो नहीं किया, मैं सिर्फ संसद टीवी देखता था। हम्म। संसद टीवी देखता था, और संसद टीवी पे जब जहाँ पे ये होते थे ना अपने डिबेट्स होते थे, वो डिबेट्स फॉलो करता था, ताकि पता चले कि इन आउट क्या है उसमें, और क्या करेक्ट। ड्रॉबैक, उसके क्या गलत चीज ड्रॉबैक्स क्या है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो शायद वो भी रिलेट कर पाता था, और मुझे समझ में आया था कि यार इससे ये भी हो सकता है ऐसा। तो वही पॉइंट्स मैंने वहां पे भी बोले थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने उनको बताया था मेरे इंटरव्यू के बारे में, जब मैं गया था वहां पे तो पूरा शेव वेव सब कुछ अच्छे से, पूरा टिप टॉप होके गया था मैं वहां पे, बोला कुछ रहना नहीं चाहिए अपीयरेंस में, तो 0 मार्क्स, तो अपीयरेंस में एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। तो फिर वहां पे गया, एंड देन जब मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, मेरे लाइफ में एनसीसी किया हुआ है, देन मैं कैंप्स के लिए भी गया था, तो उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे कैंप्स के ऊपर ही पूछा, पूरा 3 से 4 मिनट कैंप्स के ऊपर ही पूछा कि कैसा होता है क्या करते हो, ड्रिल्स कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, सब कुछ यूनिफॉर्म से लेके सब कुछ पूछ लिया। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि आउटर नॉलेज जो होता है ना वो उतना जरूरी नहीं है, बट हमारा खुद का इनर नॉलेज, हमारे सराउंडिंग का नॉलेज जो होता है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड क्या करता है, हमारे दोस्त क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, और हमने ये चीज क्यों की, ये इतना सब अगर नॉलेज भी रहा ना हमारे पास अच्छा क्लियर क्लियरिफिकेशन के साथ, तो भी हम इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। देन उसके बाद उन्होंने मुझे उसी चीज पे बहुत, मुझे 3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने बैंकिंग में, और तीनों में से मैंने 2 का आंसर किया, एक का आंसर नहीं किया था, फिर हम्म। भी आई गॉट 85+ मार्क्स इन इंटरव्यू। ग्रेट। अच्छा, एक और चीज है जो मुझे तुमसे बात करते हुए रियलाइज हुई। बहुत सारे बच्चे बैंकिंग की जब तैयारी करते हैं, स्पेसिफिकली ऑफिसर लेवल की, उनको एक डर बड़ा सताता है कि गैप ईयर के बारे में कैसे बात की जाए। क्योंकि आपको भी गैप रहा है, 2015 में आप पास आउट हुए थे और 2022 के एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए हैं, तो तकरीबन 6-7 साल का गैप आपका भी रहा है। तो आपने उसको कैसे टैकल किया? सर, बहुत सारे लोगों से मैंने पहले पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने हम्म। बोला कि यार आप कुछ बता दो कि आप कहीं और कर रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे, ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे, पर वो अपीलिंग नहीं लगा मुझे। तो मैंने सिर्फ इतना डिसाइड किया कि यार मुझे जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैंने क्लैरिफिकेशन के साथ सच ही बोला वहां पे कि मैंने 2015 में पास आउट किया, दिन उसके बाद मैंने ये किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने मतलब उसके बाद जब आपको पता चला कि आप नहीं कर पा रहे हो एसएसबी, तो फिर उसके बाद आपने कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की? तो मैंने सीधा उनको बोल दिया, सर 3 साल के बाद ऐसा है हमारे इंडिया में कि अगर 3 साल तक आप जॉब नहीं करते हो तो उसके बाद आप फ्रेशर्स नहीं रहते हो, और कंपनी को फ्रेशर्स चाहिए होते थे। तो मैं वो नहीं कर पाया, और मुझे अपीलिंग नहीं लगा कि मैं 10-15 हजार की जॉब करूँ। वो अपीलिंग ही लग रहा था। अगर मैं किसी और चीज के लिए एम कर रहा हूँ और 10-15 हजार की जॉब पे लग गया और मैं सेटल हो गया, और गलती से मेरे दिमाग में वो चढ़ गया कि भाई अभी हो गया, अब तो पैसे आ रहे हैं, अब नहीं करूंगा, तो वो गलत हो जाता मेरे लिए। वो मेरी मतलब जो मैंने एम रखा था वो भी चले आता, इसलिए फिर मैंने सीधा सीधा बताया कि मैंने ये चीजें इस एज पे की। फिर उसके बाद मैंने खुद की अर्निंग के लिए पार्ट टाइम जॉब भी की, ये सब बता दिया उनको, कुछ नहीं छुपाया। तो वो अपीलिंग लगा उनको, और फिर पता नहीं उनको अच्छा लगा, तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड किया सब कुछ। जी, ग्रेट। नहीं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा एक आइडिया, हमारे जो बच्चे आपको देख के आपकी वीडियो के थ्रू कोई अगर इंस्पायर होता है या पढ़ना शुरू भी करता है, तो दो चीजें मुझे बताइए। पहली चीज, ऐसी कुछ गलतियां जो आपने एज ए स्टूडेंट, एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट कमिट की, जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके रियलाइजेशन में ऐसी कुछ गलतियां हैं तो जरूर शेयर कीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। सर, सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने बैंकिंग को बहुत लाइटली देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूंगा, और मैं बहुत कम पढ़ता था, पहले स्टार्टिंग में बहुत कम पढ़ता था। हम्म। तो और जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के एग्जाम्स में इवन क्लेरिकल भी पास नहीं कर पा रहा था। हम्म। तो और कुछ एग्जाम में तो प्री में भी फेल हो गया था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कोई कहीं तो भी गलती कर रहा हूँ, और मैंने उसी चीज को रेक्टिफाई किया। जब मैं स्कोर कार्ड देखता था ना, जब जिस सेक्शन में मुझे कम मार्क्स आए, मैं उसी को रेक्टिफाई करता था कि भाई इसमें, इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स है, तो मुझे इसको तो करना ही अच्छे से और बाकी को भी नहीं लेके है। चलना है। तो फिर मैंने अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी पढ़ाई की। तो हर चीज को, हर एक सब्जेक्ट को मैं स्पेसिफिक टाइम दिया करता था, मतलब इस सब्जेक्ट को इतना ही टाइम दूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो वो चीज थी। सेकेंडली,
मैंने कभी मेंस और प्री में डिफरेंशिएट नहीं किया। आजकल मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं प्री और मेंस को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि पहले प्री पढ़ लेंगे जैसे आ गया, फिर उसके बाद मेंस करेंगे, देखेंगे मेंस में मार्क्स, प्री में मार्क्स आ रहे हैं तो फिर मेंस कर देंगे। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने प्री और मेंस जिस दिन स्टार्ट की, सीरियसली जिस दिन स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन, उस दिन से लेकर आज तक के मैंने कभी भी मेंस और प्री में डिफरेंशिएट नहीं किया। मेंस साथ में पढ़ता रहा। मुझे इतना पता था कि प्री में जो सब्जेक्ट्स है, सिर्फ उससे एक्स्ट्रा एक ही सब्जेक्ट आने वाला है, वो जी है। तो मैं उसको स्टार्टिंग से लेके सिर्फ सिर्फ 2 घंटे दिन में देता था, 2 से ढाई घंटे, पर उसको विदाउट फेल करता ही था। हम्म। तो वो मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, तो उससे मुझे कभी फिर प्री के बाद कभी बर्डन महसूस नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना है। मुझे प्री के बाद यार 15 ही दिन बच गया, अभी मुझे जीए पढ़ना है। अगर 15 दिन में जीए पढ़ लो तो फिर बाकी सब्जेक्ट भी बच जाते हैं सर, मेंस की सही बात। प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर मैंने वो मुझे बर्डन ही फील नहीं हुआ। जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देके आने के बाद 3 दिन बाद मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस पेपर था, पर मुझे उतना कोई डिफिकल्टी नहीं लगा पेपर देने के बाद। ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं हो जाऊंगा। पेपर देने दे के आने के बाद मुझे पता था कि मैं हो ही जाऊंगा पास। तो वो जो गलती करते हैं, अगर वो नहीं करे ना, तो वो ऐसा है कि फ्लो में चलते रहता है, ऐसा कोई बर्डन फील ही नहीं होता बाद में। जी, देखो मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमने भी ये तैयारियां की हैं, हमने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो मेरा ये रहता है, सिंस मैं क्वांट पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा क्वांट में परफॉर्म अच्छा करे। लेकिन देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन विद स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में हर कोई अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं भी हमेशा यही 3-4 चीजें मंत्र है जो देने की बच्चों को कोशिश करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, चारों सेक्शन पे फोकस होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। इसके बिना बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना इट्स हार्डली इम्पॉसिबल। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो ही आप एक अच्छा इंप्रूवमेंट, एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हैं इन अपकमिंग एग्जाम्स। अभी जैसे देखिए 1 अप्रैल को बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और उनसे डबल लोगों को नेगेटिव मिला होगा, क्योंकि 1:3 में सेलेक्ट होते हैं लोग। तो सिलेक्शन एक का हाँ हुआ है, सर। 2 फेल हुए हैं। तो मैं हमेशा मानता हूं, जो 2 फेल हुए हैं या जो डबल बच्चे फेल हुए हैं, उनको अगले साल चांस तब क्रिएट होगा जब वो इस 1 अप्रैल से लेके जून या जुलाई तक कंसिस्टेंट एफर्ट लेंगे। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव गया है, उन्होंने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया होगा। अब वो सोच रहे हैं अब मैं फॉर्म आएगा तब मैं वापस से रीस्टार्ट करूंगा। तो ये जो मेंटेलिटी है, थोड़ा सा बच्चों आपको ये बदलनी पड़ेगी। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं सीधी सी एक बात कहूंगा कि चारों सेक्शंस लग के तैयारी करना शुरू कर दीजिए पैरेलली। पहले कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, प्री और मेंस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। क्योंकि जैसा निखिल ने भी कहा कि प्री मेंस अलग नहीं करना है, और ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, चाहे मेरे पेड बच्चे हो चाहे यूट्यूब हो, मैं हमेशा कहता हूँ प्री मेंस ये क्लासिफिकेशन मत बनाइए, गो फॉर द कंसेप्ट। जी निखिल, बहुत जबरदस्त इंसाइट दिया निखिल तुमने, बात करके तुमसे मजा आया। और आई होप बच्चों को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, और आपने अपना भी तो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्या नाम है उसका? यस सर, किया हुआ है, परफेक्ट बैंकिंग विद निखिल। परफेक्ट बैंकिंग विद निखिल। निखिल। गुड। हाँ। ठीक है, तो अगर रहेगा तो मुझे लिंक देना, तो मैं इस हाँ वीडियो के सर। डिस्क्रिप्शन में जरूर उसको मेंशन कर दूंगा। तो जो बच्चे तुमसे ओके बातचीत सर। करना चाहें, जुड़ना चाहें, तो दे कैन डेफिनेटली लिंक विद यू। ओके, चलिए निखिल, सर डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, बहुत अच्छा काम कीजिए, और कैनरा बैंक में मैं तो दुआ करता हूं कि तुम बहुत हाई मैनेजमेंट स्किल तक जाइए, बिकॉज यू हैव अ गुड पर्सनालिटी एंड गुड विजन फॉर योर करियर। तो ऑल द बेस्ट निखिल। तो कभी थैंक यू सर, पूना आना थैंक यू। होगा तो जरूर मिलिए, या मैं कभी ना जरूर कभी सर, अभी आऊंगा मैं। तो आऊंगा, जरूर आने आऊंगा मैं वाले अभी, हो पुणे आने तो वाला हूँ। डेफिनेटली सेंटर पे भी आइएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं या जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, हमारा ऑफलाइन सेंटर पुणे में है। तो अगर आप पुणे में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, चारों सेक्शन आपको ऑफलाइन विद कंप्लीट प्री और मींस तरीके के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे, प्री टू बेसिक टू एडवांस कंप्लीट। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ऑली बोर्ड ऑफलाइन लर्निंग सेंटर हमारे सेंटर का ऑफलाइन नाम है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी न्यूज आपको पूरे कॉन्टेक्ट डिटेल एड्रेस के साथ दे रहा हूं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि अभी आईबीपीएस का पूरा सीजन आने वाला है। जून जुलाई से आपकी सारी कोर एग्जाम शुरू हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट निखिल वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू गिविंग अस सर, टाइम। थैंक यू सर। या गुड डे सर। बाय, हैव अ ग्रेट डे निखिल। सेम टू सर। बाय। या निखिल।